हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं, यानी कि जो सेकंड चैप्टर है हमारा विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ। इसमें हम 4 बिंदुओं की चर्चा कर चुके हैं। 5वें बिंदु के रूप में हम देखें सैनिक गुटबंदी की बात आती है। साम्यवादियों का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था और सोवियत रूस की बढ़ती हुई शक्ति, इन दोनों चीज़ों ने वेस्टर्न नेशंस को गहरी चिंता में डाल दिया था कि कैसे ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट की जाए। वो सोवियत रूस और दूसरे जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थे उनके विरुद्ध सैनिक गुटों का निर्माण करने लग गए, जिससे संकट के समय सैनिक गुट के सदस्य संयुक्त रूप से यानी कि कलेक्टिव रूप से साम्यवाद के विरुद्ध संघर्ष कर सकें और इसके प्रभाव के विस्तार को रोक सकें। कोरिया युद्ध के समय यूएसए के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने यह अनुभव किया कि साम्यवाद के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा के लिए सैनिक संगठनों का बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1949 में नाटो, 1954 में सीटो, वार्सा पैक्ट, सेंटो आदि ये जो सैनिक संधियाँ थीं ये अस्तित्व में आईं। सैनिक संगठनों के निर्माण से यह क्लियर था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सैनिक प्रवृत्तियों का पतन नहीं हुआ था। ये सैनिक संधियाँ शांति स्थापना के लिए की गई थी, लेकिन इनमें जो फील था वो एक तरीके से युद्ध का ही दिखाई देता है। अगले बिंदु के रूप में देखें शीत युद्ध जो शुरू हुआ। जर्मनी और जापान की हार के बाद में ये गोलियां और बम ये बरसने तो बंद हो गए, लेकिन साम्यवादी और पूंजीवादी देशों में एक नए प्रकार का ही युद्ध शुरू हो गया, शीत युद्ध। शीत युद्ध को अभी मैं यहाँ एक लाइन में समझाने का प्रयास करती हूँ कि वास्तविक युद्ध से ठीक पहले की स्थिति जहाँ पर कि तनावपूर्ण रूप से विद्यमान है, लेकिन अभी तक वास्तविक रूप में युद्ध की शुरुआत नहीं हुई है। तो ऐसे तनावपूर्ण माहौल को एक नाम दिया गया शीत युद्ध। युद्ध के समय सोवियत संघ और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच जो मैत्री संबंध स्थापित हुआ था वो अस्थायी और आर्टिफिशियल था, क्योंकि साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच किसी तरह का मैत्री संबंध हो ही नहीं सकता था। तो ऐसी स्थिति में 1950 से 1989 तक की जो ड्यूरेशन थी, जो टाइम पीरियड था, उसमें सारा विश्व जो है वो 2 सशस्त्र शिविरों में डिवाइडेड रहा। इन दो शिविरों में यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ और जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थे उनके बीच में एक नए प्रकार के जो रिलेशंस हैं वो उसको शीत युद्ध के नाम से जाना जा सकता है। यह एक इस प्रकार की स्थिति थी, ऐसी कंडीशन थी जिसमें दोनों पक्ष आपस में शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हुए परस्पर शत्रु भाव रखते थे और सशस्त्र युद्ध के अलावा सारे जितने भी उपाय हैं उनसे एक दूसरे की पोजीशन को कमज़ोर करने का प्रयास करते रहते थे। ये एक तरीके से कूटनीतिक युद्ध भी कहा जा सकता है। अगला बिंदु देखें हम इसमें गुट निरपेक्षता, यानी कि गुटों से निरपेक्ष रहने की नीति। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब नए संप्रभु राष्ट्रों का जन्म हुआ तो उनमें से अधिकांश जो थे वो शीत युद्ध की खींचतान से निरपेक्ष रहना चाहते थे। क्यों? उसके पीछे का जो सारे कारण हैं, जो सारी परिस्थितियां हैं, वो हम जो आपके इसमें चैप्टर है गुट निरपेक्षता उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में। लेकिन एक लाइन में मैं इसका आपको यहाँ पर रेफरेंस बता सकती हूँ कि नए जो नवोदित जो राष्ट्र थे वो चूँकि अभी अभी इतने वर्षों की गुलामी से आज़ाद हुए थे, तो वो इस आज़ादी के मिलने के तुरंत बाद में किसी भी प्रकार के सैनिक गुट से बंधना नहीं चाहते थे और अपने विकास पर पूर्ण रूप से कंसंट्रेट करना चाहते थे। तो इस क्षेत्र में भारत ने मार्गदर्शन किया और गुट निरपेक्षता की आवाज़ को बुलंद किया। यहाँ पर 3 जो देश थे, इसमें 3 देशों के जो नेता थे, नेहरू, नासिर और टीटो, इन लोगों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। भारत की विदेश नीति का ये एक ठोस आधार भी बना गुट निरपेक्षता, और इसमें जो नेता थे वो अपनी असंलग्नता और नैतिक बल के आधार पर जो युद्ध के कगार पर खड़ी हुई इंटरनेशनल पोजीशन थी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी, उसके लिए ये हमेशा लगातार प्रयासरत थे कि किसी प्रकार से विश्व में शांति की स्थापना हो सके। नेक्स्ट बिंदु साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का अंत। साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी शक्तियाँ इस युद्ध में स्वयं ही संकट में पड़ गई थी। इसके बाद
कुछ यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियां तो हार गईं और उनके हारते ही उपनिवेशों में राष्ट्रीय सरकारें स्थापित हो गईं। थैंक्स।